मौसम इतना भी गर्म नहीं था जितना कुलदीप के माथे पर आते पसीने को देखकर लग रहा था। एक अजीब सी बेचैनी के साथ कुलदीप हमेशा की तरह आज रात भी नींद में करवटें बदलता रहा। तभी अचानक उसने देखा, उसके सामने का दृश्य बदल चुका था। वो अचानक एक खाली मैदान पर था, एक घोड़े पर सवार। अचानक कुलदीप के घोड़े ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया और उसे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा दिया। वहां से नीचे देखने में कुलदीप को घबराहट होने लगी। कुलदीप को लग रहा था कि दूर कहीं से कोई उसे पुकार रहा था, ये पता करने के लिए कि कौन उसे पुकार रहा था। कुलदीप चारों ओर देखता रहा। इतने में एक बार फिर नीचे देखने पर उसे लगा कि वो गिर जाएगा। बस इतने में उसकी आंख खुल गई और वो झटके से उठ गया। सुबह हो चुकी थी। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी और फिर उसने नव्या को फोन किया। हेलो नव्या, रेडी रहना, मैं जल्दी पहुंच रहा हूं। उधर से नव्या का जवाब आया, ओके। थोड़ी ही देर में कुलदीप रेडी हुआ और नव्या को पिक कर लिया। फिर कुछ ही देर में दोनों एयरपोर्ट पहुंचकर समय पर फ्लाइट में बैठ गए। नव्या का हाथ थामकर कुलदीप बोला, नव्या, मैं बहुत खुश हूँ। तुम पहली बार मेरे घर जा रही हो। मुझे प्रोजेक्ट भी मिल गया है। अब देखना, सब अच्छा ही होगा हमारे साथ। पर नव्या का ध्यान कुलदीप की बातों और इमोशंस में नहीं था। उसका ध्यान तो फ्लैट और उसकी चीजों में था। उसने देखा कि कुलदीप खिड़की की ओर बैठा था और खिड़की की ओर देखती हुई नव्या ने कुलदीप से कहा, कुलदीप, मुझे उधर बैठने दो ना, मुझे बाहर का नजारा देखना है। उसकी बात सुन कुलदीप ने खुशी खुशी अपनी सीट उसे दे दी। या श्योर, व्हाई नॉट। फिर उसने नव्या से पूछा, तुम खुश तो हो ना? तो वो बोली, हाँ। कुलदीप आज बहुत दिनों बाद ये महसूस कर पा रहा था कि उसने नव्या का एक सपना पूरा किया और आज नव्या उसकी वजह से इतना खुश है। फ्लाइट टेक ऑफ का इंतजार करती नव्या लगातार बाहर देख रही थी। तभी प्लेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया तो नव्या ने चहकती आवाज में बोला, कुलदीप, कुलदीप, देखो ना, प्लेन चल दिया। बस अभी टेक ऑफ होने ही वाला है। इतने में प्लेन ने उड़ान भरना शुरू किया। तभी नव्या और कुलदीप झटके से पीछे हो गए। नव्या ने अपने नाखून कुलदीप के हाथ में गड़ा दिए। नव्या का मजाक बनाता कुलदीप बोला, तुम्हें डर भी लगता है? आंख बंद करे नव्या ने कुलदीप से कहा, मुझे चिढ़ाना बंद करो। क्यों, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम भी तो पहली बार प्लेन में बैठे हो। इतना सुनते ही कुलदीप ने मुस्कुरा दिया। डर तो उसे भी लग रहा था, बस उसे जाहिर करना नहीं आता था। करीब 2 घंटे बाद फ्लाइट प्रयागराज एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। दोनों अपने सामान के साथ एयरपोर्ट से बाहर आ गए। नव्या को अंदाजा नहीं था कि वहां से कुलदीप के गांव बादलपुर पहुंचने के लिए उसे अभी 2 घंटे का टैक्सी का सफर भी करना होगा। बादलपुर गांव को जाने वाली खराब सड़कों का ख्याल उसके जहन में आया ही नहीं था। ऊपर से चिलचिलाती धूप उसे परेशान कर रही थी। ये देखकर उसने कुलदीप से कहा, कितनी देर लगेगी कुलदीप? नव्या कभी कुलदीप तो कभी टैक्सी ड्राइवर से थोड़ी थोड़ी देर में एक ही सवाल किए जा रही थी। गर्मी और थकान के कारण थोड़ी देर में नव्या को नींद लग गई थी। तभी कुलदीप टैक्सी वाले से बोला, अरे बस बस भैया, यहीं रोक दो। कुलदीप की आवाज से नव्या की नींद टूटी। नव्या ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। पीले रंग से पुता एक मंजिला मकान जो करीब 250 वर्ग गज बड़ा होगा। आगे का पोर्च खुला हुआ था। चारों तरफ का नजारा आंखों में भरती नव्या गाड़ी से बाहर उतरी और ड्राइवर से अपना बैग लेकर कुलदीप के पीछे चल दी। कुलदीप ने उसे कुछ देर बाहर ही रुकने को बोला और खुद अंदर चला गया। मैदान में एक दीवार पर गोबर के कंडे लगे थे। उनसे आती महक नव्या को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो स्टोल से अपनी नाक ढके रही। ये सब देखकर वो खुद से बोली, ये फ्लाइट में बैठने के चक्कर में मैं बिना वजह ही मुसीबत में पड़ गई हूँ। पता नहीं क्यों आ गई मैं कुलदीप के साथ यहाँ। जहाँ एक तरफ नव्या ये सब देखकर परेशान हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ
आंगन में कुलदीप की अम्मा अगरबत्ती बना रही थी। कुलदीप ने पीछे से आकर अम्मा की आंख बंद कर दी। कौन है? कुलदीप के हाथ पर हाथ फेरते हुए अम्मा ने कहा। तभी हाथ में चाय का गिलास पकड़े बिट्टन रसोई से बाहर आई और कुलदीप को देखते ही खुशी से चिल्ला पड़ी, दीपू तुम! अम्मा ने भी सुन लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कुलदीप ने आगे बढ़कर अम्मा और बिट्टन के पैर छुए। पिताजी नहीं दिख रहे? चारों ओर निगाह फेरते हुए कुलदीप ने अम्मा से पूछा और बिट्टन से चाय का गिलास छीन लिया। अम्मा बोली, वो बस बगले में गए हैं, सतीश बुलाए रहे। और फिर अम्मा काम छोड़कर खड़ी हो गई और कुलदीप के लिए रसोई से कुछ लाने के लिए आगे बढ़ी। तभी कुलदीप बोला, अरे अरे अम्मा, हियर आओ, तुम्हें किसी से मिलाए का है? कुलदीप अम्मा को खींचते हुए उन्हें बाहर ले गया। पीछे पीछे बिट्टन भी आ गई। अम्मा ने बाहर देखा तो स्कर्ट टॉप पहने, गले में स्टोल डाले, नाक ढके नव्या सामने खड़ी थी। उसके खुले बाल सिर पर अटके गॉगल के सहारे पीछे की ओर थे। कानों में बड़े बड़े डैंगल्स, हाथ में ब्लैक मेटल वाला चौड़ा ब्रेसलेट। नव्या ने अम्मा को ऊपर से नीचे देखा, फिर हिचकिचाते हुए हाथ जोड़कर नमस्ते किया। बिट्टन हैरानी से नव्या को देख रही थी। उसे हाव भाव, कपड़े, चलने का तरीका, हर बात पर बिट्टन की पैनी नजर थी। तभी कुलदीप बोला, ये नव्या है अम्मा। नव्या, ये मेरी अम्मा और ये मेरी बड़ी बहन बिट्टन है। कुलदीप ने दोनों को एक दूसरे से मिलाया। उसने अम्मा को आगे बताया, ये दोस्त है हमारी, यहाँ गांव देखे और तुम लोगन से मिले खातिर आई है। अम्मा ने ध्यान से कुलदीप को देखा और उसे एक कोने में ले जाकर कहने लगी, शहर की दोस्त को गांव ले आए बिटवा, सही बताओ, दोस्त है या कौन और? ये सुन कुलदीप मुस्कुरा दिया, जिसे देखकर अम्मा ने सिर पर रखा पल्लू दांतों से दबा लिया। उन्हें शक हो गया था, बस कुलदीप के मुंह से सुनना चाहती थी। फिलहाल नव्या को अंदर लाने में ही भलाई थी, नहीं तो पड़ोस की औरतें बातें बनाना शुरू कर देती। और फिर अम्मा बोली, आ जाओ बिटिया, बैठो, हम तुम्हारे लिए कुछ लाते हैं। बिट्टन, पंखा तो चला दियो। ये कहते हुए अम्मा नव्या को घर के अंदर ले आई। बिट्टन पंखा चलाकर अंदर चली गई और नव्या बड़े गौर से पूरे कमरे को देखती रही। उसे कुलदीप का ये छोटा सा घर बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। वो बार बार खुद से बोल रही थी, ये मैं कहाँ आ गई, क्यों आ गई? तभी बिट्टन हाथ में स्टील के गिलास में पानी लेकर आ गई। पीछे पीछे अम्मा भी पेड़े की कटोरी पकड़े चली आई। अम्मा ने नव्या की तरफ पेड़ा आगे बढ़ाया तो नव्या ने उसे देखते ही लेने से इनकार कर दिया। अम्मा ने सकुचाते हुए पेड़ा सामने मेज पर रख दिया। अम्मा, बिट्टन ने मीठा नहीं खाती, लाओ हमें दे दो। कुलदीप ने बात को संभाला। तभी पानी के गिलास को देखती नव्या ने पूछा, ये आरो का है? कुलदीप ने हंसते हुए कहा, यहाँ आरो नहीं, मटकी मिलती है। नव्या ने अपने हाथ में मौजूद मिनरल वाटर की बोतल खोली और उससे 2 घूंट पानी के भर लिए। बिट्टन को ये बिल्कुल नहीं सुहाया, लेकिन अम्मा सीधी थी, इसलिए उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इसी दौरान दरवाजे के बाहर किसी के आने की आहट हुई। एक हाथ से पर्दा खोलते हुए कुलदीप के पिताजी अंदर आए। दरवाजे के ठीक बगल में ही सोफा पड़ा था, इसलिए नव्या को उनके अंदर आने पर अजीब सी गंध आई। उसने झट से स्टोल एक बार फिर अपनी नाक पर रख लिया और उन्हें ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगी। अरे दीपू, कब आए बिटवा? पिताजी ने आते ही पूछा। पिताजी अचानक कुलदीप को देखकर खुश हो गए, लेकिन उसकी तरह ही अपने भाव ज्यादा जाहिर नहीं कर पाते थे। बस अभी आधा घंटा हुआ। ये कहते हुए कुलदीप ने पिताजी के पैर छू लिए। नव्या की ओर मुड़ते हुए पिताजी ने कुलदीप को देखा। वो कुछ पूछते उससे पहले ही कुलदीप लपक कर बोला, पिताजी, इन नव्या है, दोस्त है हमारी, वहाँ शहर में रहती, आप ही लोगन से मिल भी आई है। नव्या ने बढ़कर नमस्ते किया तो पिताजी ने दूर से ही हाथ दिखाते हुए कहा, अरे बैठो बिटिया बैठो। थोड़ी देर की बातों के बाद कुलदीप ने सबको तोहफे पकड़ा दिए। लिपस्टिक देखकर बिट्टन बहुत खुश हो गई और झट अंदर जाकर उसे अपने होठों पर लगाने लगी।
काफी देर तक फैमिली यूनियन देखने के बाद नव्या से रहा न गया और उसने कुलदीप को कहा, कुलदीप, मैं काफी थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। अम्मा झट बोल पड़ी, अरे हाँ बिट्टन, ये बिटिया को अंदर ले जाओ। अंदर जाते हुए नव्या कुलदीप को देखती हुई बोली, तुम भी आओ ना। नव्या की बात मानो तीर की तरह सबके कानों में पड़ी हो। सबके चेहरे का रंग गायब, कमरे में सन्नाटा और मूक दर्शक बने सभी एक दूसरे को देखने लगे। इतने में पिताजी के खखारने की आवाज आई। अम्मा से कड़क आवाज में बोले, तुम देखो जाके क्या बात है। अम्मा नव्या को अंदर आंगन में लगे कमरे में ले आई। वहां 2 तख्त एक साथ पड़े थे और बिट्टन की किताबें बिखरी हुई थी। कोई समस्या तो नहीं है बिटिया? अम्मा ने नव्या से पूछा और बिट्टन को बिस्तर साफ करने को कहा। जी वो कूलर तो होगा ना? हिचकिचाते हुए नव्या ने पूछा। कूलर की जरूरत नहीं है, इतनी गर्मी कहाँ है? बिट्टन तपाक से बोल पड़ी। फिर अम्मा बोली, बिटिया तुम आराम कर लो यहाँ, और कछु जरूरत हो तो बिट्टन है। ये कहकर अम्मा बाहर चली गई। नव्या लेट तो गई लेकिन करवटें बदलती रही और फिर सोचने लगी, कैसा घर है, एक कूलर भी नहीं है। नव्या ने बड़बड़ाते हुए बिट्टन से कहा, लेकिन बिट्टन शांत रह गई। ये बिटिया को काहे ले आए? पिताजी ने इतना पूछा ही था कि कुलदीप ने बात बदल दी और बिट्टन के लड़का देखने वाली बात आगे कर दी। पिताजी कुलदीप की बात को पूरा होने का इंतजार ही कर रहे थे। बात खत्म होते ही फिर से वही सवाल दाग दिया। वो पिताजी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, सोचा आप सबसे मिलवा लेते हैं। कुलदीप ने पिताजी से मन की बात कही। इतनी देर में चिड़चिड़ाई हुई नव्या भी चली आई। उसने झल्लाते हुए कुलदीप से कहा, मुझे अंदर नींद नहीं आ रही, बहुत गर्मी है तुम्हारे घर में, कुछ करो ना। ये कहते हुए वो पैर पटकती हुई सोफे पर आकर बैठ गई। ये देखकर उसके पिताजी बोले, रुको जरा व्यवस्था करत हैं बिटिया, और बाहर चले गए। कुलदीप को नव्या का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने नव्या को घूर कर देखा और नव्या ने भी उसे घूरा। फिर वो इधर उधर देखने लगी, पर सबके सामने कुलदीप कुछ बोल नहीं सकता था। तभी कुलदीप ने अम्मा से सवाल कर दिया, काय अम्मा, पिताजी कछु बुझे से काय लग रहे, क्या बात है? अम्मा ने हिचकिचाते हुए कहा, वो बिटवा इन दिनों थोड़ा पैसे से परेशान है। वो तिवारी का बेटा को 20,000 रुपए दिए रहे, अभी जरूरत है और वो लौटा नहीं रहा। ये सुनकर कुलदीप बोला, ऐसे कैसे नहीं दे रहा? देखना वो आजकल में ही पैसा वापस कर देगा, मैं बात करता हूँ उससे। उसने बस इतना बोला ही था कि थोड़ी ही देर में उसके पिताजी अंदर आए और उन्होंने बताया, अरे वो तिवारी का बेटा, वो अभी अभी फोन किया था हमें, बोला कि हम 1 घंटे में आकर पैसा लौटा देंगे। ये सुनकर अम्मा खुश हो गई, बोली, देखा अभी तो हमारे बेटे ने उसका फोन भी नहीं किया, हमें तो लगता है उसके आने की खबर मिलते ही उसने पैसा लौटा दिया। पर कुलदीप के पिताजी हंसते हुए कुलदीप से बोले, बिटिया के चरण बहुत अच्छे हैं। सब लोग काफी खुश हो गए, लेकिन सोफे पर बैठी नव्या यही सोच रही थी कि 20,000 जितनी छोटी रकम के लिए ये सब बावले हुए जा रहे हैं। वो मुंह बनाती हुई उन सभी को देखती रही। जहां एक तरफ अभी अभी घर वालों को उनके पैसे मिलने की खबर मिली थी, वहीं दूसरी तरफ कुलदीप और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वही साया जो कुलदीप का पीछा मुंबई में कर रहा था, वो उनके बीच ही बैठा था। क्या नव्या कुलदीप के इस माहौल को स्वीकार कर पाएगी? क्या कुलदीप को एहसास होगा कि उसकी कही बातें सच हो रही हैं? जानने के लिए सुनते रहिए अ डेंजरस माइंड। अम्मा ने आज अरहर की दाल, चावल, भिंडी और रोटी बनाई थी। साथ में कुलदीप की पसंदीदा पुदीने की चटनी भी थी। खाने की थाली सामने आते ही कुलदीप लंबी सांस भर के खुशबू सूंघने लगा। इसके बाद हाथ मलते हुए कहा, वाह अम्मा, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया है। तुम भी खा के देखो नव्या, हमारी अम्मा के हाथ का जवाब नहीं है।
हंसते हुए अम्मा ने नव्या के आगे भी थाली सरका दी और बोली, लो बिटिया खाओ, संकोच ना करना। कुलदीप और अम्मा की बातें सुनकर नव्या ने थाली की ओर देखा। उसने मन में सोचा, बावला तो ऐसे हो रहा है जैसे 5 स्टार में बैठकर खाने को मिल गया हो। नव्या, कैसे खाएगी तू ये गंवारों वाला खाना? देखकर ही अजीब लग रहा है, पता नहीं कैसा होगा। फिर उसने कुलदीप को देखते हुए कहा, कुलदीप, मेरा पेट भर गया है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम एंजॉय करो। ये कहकर नव्या बिट्टन वाले कमरे में चली गई। अगली सुबह नव्या को सुबह 5 बजे ही कुलदीप ने उठा दिया। वो बोला, चलो ना नव्या, तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। कुलदीप की आवाज सुनते ही नव्या नींद में बोलती है, क्या है कुलदीप, सोने दो ना, नहीं जाना है मुझे कहीं। ये सुनते ही कुलदीप नव्या के पेट में गुदगुदी करते हुए उठा देता है। नव्या झल्ला कर बोलती है, व्हाट द हेल? कुलदीप हंसकर जवाब देता है, हेल नहीं मैडम, हेवन, चलो तुम्हें हेवन ले चलते हैं। कुलदीप नव्या का हाथ खींचता हुआ घर से बाहर ले जाता है। नाइट सूट में नव्या कुलदीप के पीछे पीछे चल देती है। उसके बाहर निकलते ही पड़ोस के बच्चे और बड़े उसे घूरने लगते हैं। कुलदीप, मेम पकड़ लाया। किसी ने आवाज लगाई तो कोई हंसने लगा। ये किसको ले आया कुलदीप? दबी जुबान से पड़ोस की काकी ने अपनी बहू से कहा। कुलदीप नव्या को अपने खेत ले गया। चारों तरफ हरियाली, सुबह के समय की हल्की ठंडक, दूर दूर तक फैली गेहूं की बालियां, एक तरफ आम के बाग और उससे आती कोयल की आवाज, ये सब कुलदीप के लिए स्वर्ग था, पर नव्या के लिए नर्क। तभी कुलदीप ने पंप चालू करते हुए नव्या को बताया कि कैसे खेत में पानी डाला जाता है। पानी के छींटे नव्या पर मारता हुआ कुलदीप बोला, देखो कितना ठंडा पानी है, बच्चे इसमें खूब नहाते हैं, मैं भी गांव आकर यहीं पर नहाता हूँ। ये सब देखकर गुस्से में नव्या बोली, ये दिखाने लाया हो तुम मुझे? इसके लिए मेरी नींद खराब कर दी। कुलदीप उसकी बात का कुछ जवाब दे पाता, तभी पिताजी सामने से आते नजर आए। एक हाथ में हसिया, एक हाथ में अंगोछा, पैजामा थोड़ा ऊपर चढ़ा। पिताजी के जूते मिट्टी से लिपटे थे। उन्हें देखते ही नव्या के मुंह से अचानक निकल गया, छी, कितने गंदे शूज, तुम मुझे इतनी गंदगी में लाए हो। कुलदीप को गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी पिताजी ने कुलदीप को डांट लगाते हुए उसे बोला, क्यों लाया रे यहाँ? परेशान कर रहा होगा, लेके जा वापस। पिताजी की बात सुनते ही कुलदीप नव्या को वापस घर ले आया। नव्या ने सुबह से ही मुंबई वापस जाने की रट लगाना शुरू कर दिया था। वो बोली, कुलदीप, मेरा शूट है, हम कब वापस चलेंगे? नव्या, बताया तो था तुम्हें कि 2 दिन रुकेंगे, कल की फ्लाइट से चलेंगे। कुलदीप ने जवाब दिया। अगली सुबह दोनों मुंबई वापस चले गए। मुंबई आने पर दोनों ही अपने काम में व्यस्त हो गए, इसलिए 1 हफ्ते तक दोनों का मिलना नहीं हो सका। जहां एक तरफ कुलदीप अपने काम में बिजी था, वहीं उससे जलने वाला यश एक साये की तरह उसके पीछे लगा हुआ था। ऑफिस में कुलदीप ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन कुलदीप को काम करते हुए यश खुद से बोला, बस कुछ दिन और, फिर देखना मैं तेरा खेल कैसे खत्म करता हूँ। अभी तो मेहता जी ने मुझे किसी काम से पुणे जाने के लिए कह दिया है, वरना मैं तेरा खेल तो अभी ही खत्म करने वाला था। उसके बाद कुलदीप को कॉन्फ्रेंस रूम में प्रोजेक्ट लीड करता देख यश ने धीमे से कहा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये कहकर वो जेब में हाथ डालकर वहां से चला गया। जहां एक तरफ कुलदीप यश के इरादों से अनजान था, वहीं दूसरी तरफ उसने नव्या से मिलने का प्लान बनाया। दोनों ने जुहू पर मिलना तय किया। देर ना हो जाए इसलिए कुलदीप हड़बड़ी में वहां जाने की तैयारी करने लगा। वो पिछली बार वाली गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। अब तो उसके पास राजीव भी था, जिसे वो कभी भी बुला लिया करता था। कुलदीप राजीव को बुलाकर उसके साथ तय समय से 1 घंटा पहले ही जुहू के लिए निकल गया। उसे पता था कि जाने में आधा घंटा लगेगा और आधा घंटा
वो आराम से नव्या का इंतजार कर सकता था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद करीब 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। नव्या नहीं आई तो वो परेशान हो गया। कहीं कोई बात तो नहीं हो गई? नव्या आई क्यों नहीं अभी तक? ना ही उसका कोई फोन आया। ये सोचकर कुलदीप ने जेब से फोन निकाला और नव्या को मिला दिया। नव्या ने फोन उठाया और बेफिक्री से कहा, मैं कुछ काम खत्म कर रही हूँ घर पर, कल की शूट के लिए। मुझे और आधा घंटा लगेगा आने में। और ये कहते हुए फोन रख दिया। कुलदीप को ये सुनकर थोड़ा धक्का लगा, पर फिर वो उसका इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद थोड़ी दूरी पर ऑटो से उतरती नव्या को देखकर कुलदीप उसे निहारता ही रह गया। सफेद रंग के कुर्ते और चूड़ीदार पैजामे में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। हमेशा की तरह आज भी हवा से उड़ते उसके घुंघराले बाल चेहरे पर आकर उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। वो उसकी तरफ आ ही रही थी कि तभी उसका पैर मुड़ गया और उसे हल्की सी मोच आ गई। ये देख कुलदीप उसको संभालने के लिए भागा और बोला, तुम ठीक तो हो ना? उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर कुलदीप बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, बस एक बिंदी की कमी है। फिर धीरे से उसके करीब आकर आगे बोला, वो भी लगा लो ना मेरे नाम की। इतना सुनते ही नव्या कुलदीप को आंखों में देखने लगी। बात काटते हुए उसने कहा, चलो ना बेंच पर बैठते हैं। कुलदीप पॉपकॉर्न के 2 पैकेट लेकर नव्या के साथ बेंच पर बैठने चला गया। कुलदीप काफी खुश था, लेकिन नव्या का बर्ताव आज कुछ अजनबी सा लग रहा था। पहले वो खुद से आगे से आकर बातें करती थी, लेकिन आज कुछ शांत थी। क्या बात है नव्या? किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कुलदीप ने नव्या से पूछा तो उसने जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा थकी हुई हूँ। खैर बताओ, क्यों बुलाया मुझे? ये सुनकर कुलदीप हैरान रह गया था। उसकी बात सुनकर कुलदीप का चेहरा उतर गया था, लेकिन जाहिर ना हो इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, पॉपकॉर्न खाओ ना नव्या, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाता हूँ। कुलदीप नव्या के लिए उसकी पसंदीदा ब्लैक करंट ले आया। आइसक्रीम पकड़ाते हुए उसने नव्या को कहा, तुम यही सोचती हो ना कि मैं शायद तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकता? तुम चिंता मत करो नव्या, मैं बहुत मेहनत करूंगा, पर तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। नव्या शांत रहकर कुलदीप की बातें सुनती रही। कुलदीप ने बात आगे बढ़ाई, नव्या, मैंने अपने घर में सबको बता दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बस अब तुम्हारे घर में बात करनी बाकी है। तुम जब बताओ मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने आ जाऊंगा। ये सुनते ही आइसक्रीम खाते खाते नव्या को खांसी आ गई। वो गले में हाथ रखते हुए बोली, शादी की बात कहाँ से आ गई? कुलदीप ने गर्दन घुमाते हुए कहा, क्या मतलब कहाँ से आ गई? हम काफी सालों से साथ हैं। मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कुलदीप की ओर देखते हुए नव्या बोल पड़ी, अच्छा तो मुझे खिलाओगे क्या? वही दाल चावल? देखो कुलदीप, मुझे नहीं लगता कि इन बातों के लिए ये सही समय है। हम दोनों ही अपने अपने फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी जितनी सैलरी है इतने में ना तो खुश होकर एक दूसरे के साथ रह सकेंगे और ना ही तुम मेरी जरूरतों को पूरा कर पाओगे। ये सुनते ही कुलदीप थोड़ा असुरक्षित महसूस करने लगा। उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? देखो मेरी सैलरी बढ़ गई है और आगे भी मैं यूं ही मेहनत करते हुए बढ़ता जाऊंगा। कितना भी बढ़ जाओ कुलदीप, तुम कभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाओगे जहां से मेरी ख्वाहिशें शुरू होती हैं। मालिक और नौकर में अंतर होता है। तुम कंपनी के नौकर हो, वही रहोगे। नव्या की ये बात सुनते ही कुलदीप के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि नव्या उसके बारे में ऐसा सोचती होगी। मालिक और नौकर के बीच का फर्क वो समझता था, लेकिन आज उसे इसका सही मतलब समझ आया था। वो जिसे करियर समझ रहा था, नव्या के लिए वो सिर्फ एक नौकरी थी। तभी नव्या कुछ देर रुककर फिर से बोल पड़ी, करियर का मतलब समझते भी हो तुम? नाम, पैसा, शोहरत, मुझे सब कुछ चाहिए। तुम मुझे ये सब नहीं दे सकते, लेकिन मुझे खुद हासिल करने से तो मत रोको। मैं बड़ी मॉडल बनना चाहती हूँ और तुम हो कि शादी की बात लेकर बैठ गए। कुलदीप को उस स्टूडियो की बात याद आ गई। उसने नव्या से गुस्से में बोला,
देखा था मैंने तुम किस तरह से करियर बना रही थी। मैं तुम्हें इस गंदगी में ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा, समझी तुम? कुलदीप की आवाज ऊंची होती जा रही थी, जिसका उसे एहसास हो गया था। अपने आप को संभालते हुए उसने फिर एक बार नव्या के गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, नव्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। बस मॉडलिंग की दीवानगी ने तुम्हें बदल दिया है। खुद को पहचानो नव्या। कॉलेज में तुमसे कोई गलत तरह से बात भी नहीं कर पाता था, और आज तुम खुद के साथ गलत बर्ताव को बर्दाश्त कर लेती हो। कुलदीप ने नव्या का हाथ थामा और बोला, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मॉडलिंग के अलावा भी करियर है। तुम और कुछ भी बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुलदीप की बात पूरी नहीं हो पाई थी कि नव्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहने लगी, कोई और बात करो कुलदीप, मुझे ये सब सोचने के लिए समय चाहिए। बात खिंच रही थी, इसलिए कुलदीप ने नव्या की बात मान ली और कहा, ठीक है, चलो बताओ, अम्मा से मिलकर कैसा लगा? नव्या फिर बोल पड़ी, बोला ना कुलदीप, कुछ और बात करते हैं। कुलदीप और नव्या अपनी बातें कर रहे थे, तभी कुलदीप को लगा कि कोई लगातार उसे देख रहा है। उसने पीछे पलटकर देखा, इधर उधर देखा। सभी लोग अपनी अपनी तरह से मजे ले रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो कुलदीप को देख रहा था। अब तुम्हें क्या हो गया? कहाँ देखे जा रहे हो? किसी और से भी मिलना है क्या? कुलदीप को इस तरह से देखकर नव्या ने सवाल किया। कुलदीप ने उससे कहा, नहीं, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कोई लगातार देख रहा था। नव्या ने झुंझला कर कहा, कम ऑन कुलदीप, यहाँ इतने सारे लोग हैं, कोई किसी को भी देख सकता है। तभी कुलदीप ने नव्या को याद दिलाया, याद है नव्या, गांव में पिताजी के पैसे की बात? तुमने देखा ना कैसे मेरी कही हुई बात फिर सच हो गई। इतना सुनते ही नव्या भड़क गई। कुलदीप, तुम एक दिन पागल हो जाओगे। पढ़े लिखे होकर किस तरह की बातें करने लगे हो? एक्चुअली तुम्हारे पास कोई कायदे की बात रह ही नहीं गई है। पहले तुम रोमांटिक थे, अब बोरिंग हो चुके हो। किस मुंह से मुझसे शादी की बात करने चले आए? मैं जा रही हूँ। इतना कहते हुए नव्या तनतनाती हुई आगे बढ़ गई। तभी एक पत्थर से उसे ठोकर लगी और वो लड़खड़ा गई। कुलदीप झट से उसे संभालने आ गया तो उसे झटकते हुए नव्या बोली, तुम कहते हो ना कि तुम्हारी बात सही हो जाती है, तो पक्का तुम ही ने मुझे कोसा होगा और मुझे चोट लग गई। कुलदीप ने हैरानी से कहा, कैसी बात करती हो नव्या? मैं तुम्हारे लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता। कुलदीप को वहां छोड़कर नव्या लड़खड़ाती हुई वहां से चली गई। उतरा चेहरा लेकर कुलदीप भी ऑटो के पास आ गया। राजीव वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसने कुलदीप का चेहरा पढ़ लिया था। उसने पूछा, क्या हुआ भैया, आज फिर से झगड़ा हो गया क्या? अम्मा के बाद राजीव था जिससे कुलदीप मन की बातें कर लेता था। थोड़ा हिचकिचाने के बाद कुलदीप ने राजीव को सारी बात बताई। राजीव मुस्कुराते हुए बोला, इस तरह की बातें होती रहती हैं, यहाँ ये कॉमन है, थोड़े दिनों में आपको भी पता चल जाएगा। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि आप नव्या को थोड़ा समय दीजिए, उसे उसके हाल पर कुछ दिन के लिए छोड़िए। आपसे थोड़ा दूर होगी तो खुद को समझ पाएगी। कुलदीप और राजीव फुटपाथ पर खड़े बात कर ही रहे थे कि कुलदीप को एक बार फिर एहसास हुआ कि कोई काला साया उसके पीछे खड़ा था। फुटपाथ पर उसकी परछाई साफ नजर आई, लेकिन जैसे ही कुलदीप ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुलदीप ये सोचकर काफी घबरा गया, कौन है ये काला साया? वो कुलदीप से क्या चाहता है? क्या नव्या शादी के लिए तैयार होगी? जानने के लिए सुनिए अ डेंजरस माइंड।